थ्रेड वो हवा में हो, आसमान में हो, पेड़ में हो, कहीं भी हो, वो बर्ड्स के लिए खतरा है। बर्ड्स को जैसे हम रेस्क्यू करते हैं, बर्ड्स को रेस्क्यू करने के बाद अकॉर्डिंगली जो भी उनका ट्रीटमेंट देना होता है वो ट्रीटमेंट देने के बाद जैसे भी बर्ड अपने उड़ने लायक हो जाता है वो वहाँ से जा सकता है और जब भी चाहे कुछ अपने खाने पीने के लिए या रेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है। मोटिवेशन यही था कि एटलीस्ट हम उनके लिए कुछ कर सकें जिनके लिए करने के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहा, जिनको इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि वो कहीं एटलीस्ट अपने बुरे वक्त में जा सकें। तो मेन हमारा एम था कि हम इनको एक कंफर्टेबल जगह दे सकें जहाँ पर इनका केयर हो सके, इनको खाना पानी मिल सके और ये ऐसे सड़क पर पड़े पड़े ना मरें। सबसे बड़ी बात रहती है फंड्स की, क्योंकि हमारे पास डोनेशंस काफ़ी कम आती है, बहुत लिमिटेड होती है, तो हमें काम भी बहुत लिमिटेड वे में करना पड़ता है। ब्लैक काइट्स की पॉपुलेशन दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास लगभग 95% केसेस ब्लैक काइट्स के ही आते हैं। जिस तरह से हमारे शहर बनते जा रहे हैं और जिस तरह से हमारी बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो रही हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ रोड्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से जो इनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, जिस तरह से ये जंगल में रहते हैं, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उस वजह से कुछ बर्ड्स की पॉपुलेशन तो ज़्यादा हो रही है और कुछ बर्ड्स इस एनवायरनमेंट की वजह से वो इन एरियाज़ में से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी सभी की है, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो। एवरीवन हैज़ अ इक्वल राइट ऑन द प्लैनेट, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट ऑन दिस मदर अर्थ। और बहुत ज़रूरी है को एग्जिस्टेंस, बहुत ज़रूरी है सब मिलजुल के रहें। और हमने अभी बात करी 15 अगस्त, आज़ादी के साथ तो एसोसिएटेड है ही, एक और चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, आजकल बन गया है चाइनीज़ मांझा, जिसकी वजह से बहुत सारे पक्षी अपनी जान गंवा रहे हैं। और इसी के बारे में, पक्षियों के बारे में चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, लाइक वी सीन ब्लैक काइट्स जो हैं, तो यही पक्षी आपने क्यों चुना? एक तो पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है, दीज आर द बर्ड्स ऑफ प्रे, तो व्हाई यू स्टार्टेड विद बर्ड्स ऑफ प्रे ओनली? देखिए, बर्ड्स ऑफ प्रे के लिए अगर हम ये बात है 1990s के फर्स्ट हाफ की, जब हमको एक चील रोड साइड पर पड़ी हुई मिली जो इंजर्ड थी, तो हम उसको पास के बर्ड हॉस्पिटल में ले गए, तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया क्योंकि वो एक कार्निवोर बर्ड है। तो इस वजह से हमको इस बात का ये रहा कि अगर इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा तो इनके लिए हमको ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। राइट। नदीम जी, आपसे मेरी कल काफ़ी डिटेल में बात हुई थी और अब हम दर्शक को भी ये बताना चाहते हैं कि ये जो बर्ड्स ऑफ प्रे है, कार्निवरस हैं, ये मीट ईटिंग है और ट्रेडिशनली जो हमारे जितने भी संस्थाएं हैं दे ट्रीट बर्ड्स दैट आर नॉट बर्ड्स ऑफ प्रे। तो यहाँ पे आपकी जो भूमिका रही है टू ट्रीट दीज बर्ड्स ऑफ प्रे, जैसे आपने ब्लैक काइट्स की बात की है, वल्चर्स की बात की है, तो इनको ट्रीट करने के लिए ऐसा कौन सा एक स्पेशल टेक्निक आप अपनाते हैं? आपने इम्प्रिंटर की बात की, जहाँ पे आप नहीं चाहते कि बर्ड्स जो हैं वो डोमेस्टिकेट हो जाए, वो वाइल्ड में ही रहे, बट वो टेक्निक आप कैसे अपनाते हैं ताकि वो डिस्टेंस भी मेंटेन हो, वो ट्रीट भी हो और एट द सेम टाइम वो वाइल्ड में भी रिलीज हो जाए? उस टाइम जब बर्ड को हमारी ज़रूरत होती है, हम सिर्फ उसी टाइम उनके सामने आते हैं, जैसे खाना देना या दवाई देना या उनका बैंडेज चेंज करना। उसके बाद उनसे हम एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं करते और कभी उनको पैट नहीं करते, कभी अपने लैब में नहीं बिठाते, ताकि वो बाय नेचर वाइल्ड हैं, वाइल्ड ही रहें। क्योंकि अगर वो इम्प्रिंट हो जाएंगे इंसानों से तो वो अपने आप को इंसान समझने लगते हैं।
और जब उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे खाने की, कई बार जंगल में नहीं मिला, तो किसी पास वाले इंसान को ढूंढेंगे और उसको अप्रोच करेंगे खाना मांगने के लिए, जो उसको डरा भी सकता है इंसान को, या फिर वो सोचे क्यों ना इसको कैप्चर करके बेचा जा सके या एज अ पेट रख ले किसी पिंजरे में, तो वो बर्ड के लिए ख़तरा हो सकता है अगर वो ऐसे हर किसी रैंडमली किसी भी इंसान को अप्रोच करे। जब आपके पास पक्षी आते हैं तो क्या क्या मुख्य कारण, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे मांझा हमने एक रीज़न देखा, पोल्यूशन एक रीज़न देखा, तो किस तरह के पक्षी आपके पास आते हैं? सबसे ज़्यादा तो मांझे से इफ़ेक्ट रहता है, क्योंकि उससे जो विंग्स हैं, मेनली 99% ऑफ द केसेस में विंग ही इंजर होता है मांझे से, तो उसमें बर्ड फ्लाई नहीं कर पाता है इंजरी की वजह से। तो एक सबसे बड़ा रीज़न वो इंजरीज़ हैं जो मांझे से होती हैं। दूसरा, कई बार होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं इनके, तो वो काफ़ी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो बाहर निकलते हैं और वो नेस्ट से गिर जाते हैं। तो नेचर में तो इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, इसलिए ये सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में, शहर में कहीं तो लोगों को मिल जाते हैं, तो वो उनको लगता है कि इनको रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो वो उठाकर हॉस्पिटल ले आते हैं। बाकी और कई सारे रीज़न रहते हैं, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस हो गए या कुछ कोलिजन्स हो गए फ्लाइंग करते में, कई बार ग्लास विंडो से, ग्लास पेन से टकरा जाते हैं, कार से, कुछ फेंसेस से, तो इसमें इंजरीज़ के केसेस में मतलब वैरायटी ऑफ रीजंस रहता है जो बर्ड को हॉस्पिटल तक ले आता है। मोहम्मद जी, कल नदीम जी ने बताया कि जो मांझे का जो प्रॉब्लम है वो इसलिए हमेशा रहा है क्योंकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है ये नायलॉन का बना है जी। और जो मांझा होता है वो अब वो ग्लास में भी डिप होता है ताकि उसकी कटिंग जो फीचर मेंटेन रहे। तो अभी आप क्या रेकमेंड करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, ताकि काइट फ्लाइंग जो है, जो एक फेवरेट पास टाइम रहा है और अब 15 अगस्त भी आने वाला है तो काइट फ्लाइंग विल बी सीन, तो ऐसा कौन सा परिवर्तन आप देखना चाहते हैं हमारे सोसाइटी में ताकि वो काइट फ्लाइंग भी हो वाइल एट द सेम टाइम जो बर्ड्स ऑफ प्रे है या कोई भी पशु है वो सुरक्षित रहे? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, डोर कोई सी भी हो, वो मांझा हो या फिर जो नॉर्मल वाली सद्दी होती है वो भी इंजरी करती है बर्ड्स को। बस ये कि जब से ये चाइनीज़ मांझा इंट्रोड्यूस हुआ है, लगभग इसको कोई 15-16 साल पहले ही ये आया है, और ये नायलॉन का बना होता है जिसमें इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और ये टाइम के साथ साथ डीके भी नहीं होता। जैसे अगर ये कहीं किसी पोल पर या कहीं पेड़ पर फंस गया तो ये सालों तक जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो वैसी ही रहेगी और उसमें बर्ड्स आकर फंस भी जाते हैं। तो मैं रिकमेंड तो यही करूँगा कि काइट फ्लाइंग ना ही करें, क्योंकि मांझा अपना देसी वाला हो, चाइनीज़ हो या फिर जो नॉर्मल थ्रेड होता है, सद्दी जो होती है, वो भी उतनी ही इंजरी करती है। तो और बाकी अगर कुछ ये जो मांझा है वो अब जो चाइनीज़ मांझा है वो ऑल ओवर इंडिया बैन हो चुका है, और जो हमारा नॉर्मल जो ये देसी वाला मांझा है वो भी दिल्ली में बैन है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि काइट फ्लाइंग ना करें, और अगर काइट फ्लाइंग करे भी तो जो बर्ड्स की एक्टिविटी का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में ज़्यादा होता है, तो उस टाइम को अवॉइड करें। जी, मतलब अर्जुन, अगर हम काइट फ्लाइंग नहीं भी कर रहे हैं तो अगर मांझा कहीं अटक गया, कहीं वो रह गया, तो भी उससे लॉट ऑफ बर्ड्स डाई। और ये तो खैर जो मर जाते हैं, लेकिन जो पक्षी आपके पास आते हैं वो कितना समय लेते हैं हील होने में, और क्या प्रोसेस रहता है कि किस तरह से आप उनको छोड़ते हैं फिर वापस से वाइल्ड में? ये लगभग 1 महीना लग जाता है बर्ड को वापस फ्लाई करने में। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर केसेस हमारे पास इंजरी के आते हैं जो मांझे से कटे होते हैं, तो उसमें उनका वुंड के अकॉर्डिंगली जो मसल टिश्यू डैमेज, टेंडन डैमेज होता है उसको रिपेयर किया जाता है, मतलब सर्जरी होती है, और उसके बाद उनका जो बैंडेज है वो लगभग 15 दिन तक रहता है उन पर, जिसमें एंटीबायोटिक का भी उनका कोर्स रहता है। उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ उनका जब हम बैंडेज रिमूव करते हैं तो उनको लगभग 15 दिन और लग जाते हैं अपना विंग को वापस यूज़ करने में। तो 15 डेज़ के राउंड वो फ्लाइंग प्रैक्टिस करते हैं हमारे इंक्लोजर में, और हमने एक सेक्शन अपने इंक्लोजर का हमेशा खोल के रखा है जिसमें बर्ड जा सकता है बाहर
और वापस भी आ सकता है। तो अगर उन बर्ड कोई बाहर गया, अपने एरिया में नहीं है वो ओबियसली, तो वहाँ उसे खाना पीना नहीं मिलता, तो वापस हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ खाना मिलता है। और रात को सोते भी। हमारे पास हमेशा जो रात की पॉपुलेशन होती है वो डे पॉपुलेशन से हमेशा ज़्यादा होती है। और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है जब बच्चों का टाइम होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं, उनको पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते, उनको गाइड नहीं कर पाते, तो उनको थोड़ा वक्त लगता है समझने में कि बाहर सराउंडिंग कैसी है और हमें कहाँ से खाना मिल सकता है, कहाँ हमें नेस्टिंग मिल सकती है। तो जैसे उनको वक्त लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम में सीखते हैं और इवेंचुअली वो रिहेबिलिटेट हो जाते हैं, कहीं सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक भी लग जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है। एक बर्ड हमारे पास कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक भी रहता है। नदीम जी, ये जो सोशल वर्क का काम आप कर रहे हैं, हर किसी की बस की तो है नहीं, और अगर कोई करना चाहता है तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आपके अपने इस सोशल वर्क में टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू आपने कैसे इस्टेब्लिश किया है? इसके चैलेंजेस क्या हैं और क्या वॉल्यूम आप डील कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है 3600 केसेस ऑन एन एनुअल बेसिस आप डील कर रहे हैं। जी हाँ, 3300 के अराउंड। और ये हर साल नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक तो अवेयरनेस लोगों में अब पता है कि हॉस्पिटल भी होते हैं, वरना लोगों को काफ़ी सरप्राइजिंग लगता था पहले कि बर्ड्स के लिए भी कोई हॉस्पिटल होता है। दूसरा, अब लोगों को सर्च करना बहुत आसान है। अगर आप गूगल में डालें बर्ड हॉस्पिटल नियर मी, अब हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास इंटरनेट है। पहले लोगों को नहीं पता होता था कि क्या करना है, अब तो आप गूगल कीजिए, सब पता लग जाएगा। और दूसरा, अगर कोई ये काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि जिस बर्ड को वो अपने पास या किसी एनिमल को अपने पास रख रहा है, क्या उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकता है या नहीं दे सकता। क्योंकि बहुत लोग बर्ड को रेस्क्यू किया और उनको छोटे से डब्बे में रख लिया और महीनों तक वो उसी डब्बे में रहा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम उसे क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं, जो वो एफ़र्ट जो हम कर रहे हैं क्या उसकी लाइफ को बेहतर कर रहा है या और बुरा कर रहा है। इसलिए अगर आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपके पास में बर्ड हॉस्पिटल है आप वहाँ पहले दीजिए। और बाकी चैलेंजेस बहुत रहे हैं, मेनली कि एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है लैक ऑफ नॉलेज। जो ये काम है इसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन, जो बहुत डिफरेंट है बाकी वाइल्ड लाइफ फील्ड से। तो इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स का मिक्सचर रहता है। तो उसमें हर एक चीज़ को लेना, जैसे कि डाइट बर्ड की, उसको मेडिकल अटेंशन, उसको मेडिसिन क्या देना है, सर्जरी क्या होना है, उसका हाउसिंग क्या होता है, उसका साइकोलॉजी क्या है, वो अंधेरे में डरता है या उसको एक बॉक्स चाहिए रहने के लिए या उसे एक केज चाहिए रहने के लिए। तो एज़ पर देयर नीड उसके हिसाब से हमें अच्छे से सोचना, समझना और उसको आइडिया लेकर चलना होता है। जी खैर, हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। आपकी संस्था पे और जो इस मिशन पे आप हैं, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है, ऑल दैट ब्रीड्स, जो काफ़ी पुरस्कार से सम्मानित भी हुई है और कांस में भी नॉमिनेट हुआ था। तो इस मूवी के बारे में कुछ बताइए और साथ ही साथ इस मूवी के आने के बाद और लोगों में अवेयरनेस आई है, लोग आप तक और पहुंच पाते हैं? ये मूवी की शूटिंग चली लगभग 3 साल। तो जो वो प्रोड्यूसर हैं और जो हमारे डायरेक्टर हैं शौनक सेन, उन्होंने हमको काफ़ी अच्छे से पहले स्टडी किया और लगभग जो भी जब शूटिंग चलती थी या जिस टाइम वो हमारे साथ होते थे, तो वो हम क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो उस सब को अच्छे से स्टडी कर कर और उसको एक डायरी में नोट किया करते थे। तो उस तरह से उन्होंने फिर इसको प्लान आउट किया कि किस तरह से उनको फिल्म बनानी है। पहले तो शुरू में था कि ये जो इसका पीरियड है वो लगभग अराउंड हाफ एन आवर के लगभग रहेगा। तो जिस तरह से उनको फंडिंग होती रही उस तरह से वो उसको एक्सटेंड करते रहे। तो लगभग 3 साल का टाइम लगा इसको फिल्म की शूटिंग में और इसकी एडिटिंग वगैरह होने में। तो इस फिल्म से जैसे लोगों में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने इसको देखा है और काफ़ी लोगों ने हमसे कांटेक्ट भी किया है। उसके बाद कुछ हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली है और लोगों में वो ये है कि लोगों को काफ़ी इससे
सीखने को मिला होगा कि किस तरह से जो एनवायरनमेंट का वो ध्यान रख सकते हैं। जी। तो नदीम जी, अभी वी गॉट सम इंडिकेशन ऑल दैट ब्रीड्स बाय शौनक सेन इट पुट यू इन अ ग्लोबल अवेयरनेस कि बर्ड रेस्क्यू क्या है, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से आप ओल्ड दिल्ली में पहले आप ऑपरेट कर रहे थे, अब वजीराबाद में कर रहे हैं, तो इतना अटेंशन आपको मिला है, आपने इसको कैसे डील किया? अटेंशन इतना हुआ कि ओवरडोज हो गया और कई बार हम काम कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होता है। कई बार लोगों को कॉल्स पर उनको थोड़ी लंबी बात करनी होती है, मिडल ऑफ द डे आप किसी चीज़ में बिज़ी हैं, तो काफ़ी जैसे मीडिया का काफ़ी उसमें डिस्टर्बेंस कह सकता हूँ रहा। तो लेकिन उसका ओवरऑल जो फ़ायदा है वो ये है कि लोगों को पता है कि ऐसे फैसिलिटीज़ भी होते हैं और हमारा एनवायरनमेंट कितना डिग्रेड हो रहा है उसका थोड़ा अवेयरनेस, और जो हमारा ये प्लेनेट है, जैसे वेरोनिका ने कहा कि सिर्फ हमारा ही नहीं है, सबका है, सबको कोएग्जिस्ट करना है इसमें। और देखा जाए तो अगर नेचर में देखें तो कोएग्जिस्टेंस से ही हमारी एग्जिस्टेंस है। हम सिर्फ इसको पूरे वर्ल्ड को अपने लिए उठा के नहीं रख सकते, रखेंगे तो हमारा भी नहीं रहेगा। इसलिए ऑल दैट ब्रीथ वी हैव टू शेयर एवरीथिंग विद देम। जितनी ये धरती हमारी है उतनी ही उन्हीं की है, जितना ये आकाश हमारा है उतना ही उन्हीं का है। Yes, Veronica, and as much as we like to claim that everyone is equal under the law and has an equal share in coexistence, some are more equal than others, Veronica, unfortunately, and we'll try and redress that balance. All that breeds with our two experts, Mohammad Saud and Nadeem Shehzad. I hope you've had an opportunity to understand the challenges of bird rescue, and I hope you also watch this wonderful documentary, All That Breeds by Shaunak Sen.